नीरज कुमार है और मैं अभी एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर विभाग एम्स पटना में कार्यरत हूँ। और मैं इससे पहले एम्स दिल्ली, उसके बाद IMS BHU में कार्यरत था और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग और टीचिंग के बाद मैं यहाँ भी एम्स में परमानेंट फैकल्टी। सर एनेस्थीसिया एक वर्ड आ रहा है सर, सबसे पहले सर दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये है क्या, और इसका ये मतलब अगर इसका प्रभाव अगर ना पड़े अगर लोगों के ऊपर तो इसका क्या इसका घातक परिणाम आ सकता है, थोड़ा इसके बारे में। बिल्कुल, एनेस्थीसिया एक ऐसा शब्द है जिसमें आप बोल सकते हैं कि मरीज को, जो भी मरीज सर्जरी के पहले उनके साथ जो भी एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रहना बहुत अहम है, क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का मेन रोल ये होता है कि ऑपरेशन के दौरान उसको पूरी तरह से बेहोश करना। और उस बेहोशी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर आप उसको अंग्रेजी में समझना चाहते हैं तो उसमें एक इंडक्शन होता है, उसमें एक मेंटेनेंस होता है, उसमें एक रिवर्सल फेज होता है और उसके बाद मरीज को वापस होश में लाया जाता है। और ये जो बेहोशी के दौरान जो बेहोशी रहता है उसमें बहुत सारे दवाइयों का यूज करके मरीज का हार्ट रेट, मरीज का ब्लड प्रेशर, मरीज का रेस्पिरेशन का रेट, ये सब को कंट्रोल किया जाता है और मरीज के कॉन्शियसनेस की स्थिति को भी कंट्रोल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मरीज पूर्ण रूप से बेहोश का मतलब हुआ उसके सारे हेमोडायनेमिक पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का महत्व कितना अधिक है एक ऑपरेशन के दौरान। अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अगर ना रहे तो क्या हो सकता है? अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट किसी भी सर्जरी में, ना कि मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ एनेस्थीसियोलॉजी में सिर्फ सर्जरी के दौरान ही इनका रोल नहीं है, इनका रोल सर्जरी के बाहर, जैसे ICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, जैसे कि जो मरीज CT स्कैन के लिए जा रहा है, जैसे जो मरीज जिनका ERCP कर रहे हैं, जैसे जो मरीज जिनको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से जिनको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग रूम एनेस्थीसिया, जहां पे ऑपरेटिंग रूम से बाहर भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल है। तो उसमें होता क्या है कि अगर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपके साथ नहीं है तो उसका सबसे बड़ा मैं बोल सकता हूं कि प्रॉब्लम ये होता है ऐसे सारे जगहों पे कि वो आपका सेफ्टी का ध्यान, जो पेशेंट का जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है अगर एक ट्रेंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एयरवे, वो ब्रीदिंग, वो सर्कुलेशन, ये सारा चीज को वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं और वो इतने ट्रेंड होते हैं कि वो 3 साल की पढ़ाई MBBS के खत्म होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, जिसमें वो गुण सीखते हैं। बिहार में आज भी कमी है सर? बिहार में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की आज भी बहुत कमी है और अभी ऐसा माना जाता है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के जो नंबर्स हैं, जो डॉक्टर्स के, वो सबसे अधिक होने चाहिए सर्जन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल एक अस्पताल के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग रूम तक ही सीमित नहीं है, ये ऑपरेटिंग रूम से बाहर जाए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इस ऑपरेटिंग रूम से भी बाहर इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक ICU को चलाने के लिए, एक आपको ऑपरेटिंग रूम को चलाने के लिए, एक पेन के क्लिनिक को चलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको कमर में दर्द, जिनको गर्दन में दर्द, जिनको घुटने में दर्द, जिनको सर्जरी कराने की अवस्था में नहीं रहते हैं, वो उसके लिए क्रॉनिक और एक्यूट पेन सर्विसेज भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट देते हैं। अगर देखा जाए सर तो सरकार जो है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, स्वास्थ्य पे, डॉक्टर्स पे, हर तरफ पे ध्यान दे रही है। क्या लगता है सर कि आगे जाके अगर कुछ लगता है कि हाँ इस तरह का काम अभी पूरा हो सकता है? बिल्कुल, और जिस तरह से सरकार का पहल है, जिस तरह से सरकार अभी हेल्थ सेक्टर्स में काफी खर्च कर रही है, उससे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ज्यादा से ज्यादा बहाली होगी और साथ में ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि इसकी जो भारी कमी है, जो सुदूर क्षेत्रों में जहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहां पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहां पे अभी डॉक्टर्स की ड्यूटी लग रही है, जो डॉक्टर्स अभी बिहार सरकार में अभी सरकार ने ऐसा प्रावधान बनाया है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है तो उनको अभी इस सुदूर क्षेत्र में आपको 1 साल या 2 साल सेवा देना है, जिससे काफी स्थिति ठीक होगी आने वाले समय। क्योंकि आपने कहा सर जो गांव में बहुत सारे जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे आज भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स कमी आती आ रही है, देख रहे मतलब दिखाई दे रहा है कमी बहुत है। लेकिन क्या लगता है सर कि अभी जो जिस तरीके से पोजीशन है, क्या आगे सुधार हो सकता है गांव में भी? जी, बिहार में ये सुधार संभव है और ये आपको मैं बताते हुए मैं तो प्रसन्न भी हूँ कि सरकार ने इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं और सब में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई स्टार्ट की। तो अगर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स अगर एनेस्थीसिया विभाग में, सर्जरी विभाग में, मेडिसिन विभाग में, पीडियाट्रिक्स विभाग में, ये सब में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर डॉक्टर्स आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो ये बिहार को सूनर और
लेटर आपको बिहार में ये सेवाएं देंगे। अगर बिहार सरकार में जो भी अस्पताल के लेवल पे जो छोटी छोटी कमियां हैं, अगर उसको सरकार पूरी कर लेती है, जैसे अमूमन एक छोटा सा आप चीज सोचे कि एक ऑपरेटिंग रूम सेटअप बनाने के लिए आपको एक एनेस्थीसिया का वर्क स्टेशन चाहिए, आपको कुछ सर्जरी की सामान चाहिए, आपको एक एनेस्थीसिया का इमरजेंसी कार्ड चाहिए, आपको एक ओटी टेबल चाहिए, आपको एक ओटी लाइट चाहिए, आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्कार्ड जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको रख रखाव के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और साथ में एक ट्रेंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होना जरूरी है, जो आपके जो मरीज की सेफ्टी, जो सर्जन के साथ साथ जो सर्जन जो सेफ्टी रखता है, उसके साथ साथ एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मरीज की सेफ्टी को उतना ही महत्वपूर्ण तरीके से देखता है, क्योंकि सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट दोनों एक दूसरे के पूरक है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बिना सर्जन नहीं है, सर्जन के बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं है। इसीलिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा सभी अपने जो भी हमारे जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनको कि आप कभी भी आपकी अगर सर्जरी की पोस्टिंग, आपकी सर्जरी कराने की कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, तो आप अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बारे में जरूर पूछें कि आपको एनेस्थीसिया कौन देने जा रहा है, और उन सर्जन से आप जरूर पूछें। सर, आपने दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया, लेकिन आज भी प्राय ये देखा जा रहा है कि सर्जन यहाँ पे बहुत सारे हैं, बस आपके डिपार्टमेंट के लोग बहुत कम। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा सर्जन बहुत है जी, ये ऐसा इसलिए भी है, बोल सकते हैं आप कि सर्जन्स का क्या है, नंबर्स बहुत ज्यादा है, और सर्जन्स लोग का एक चीज और ये आप बोल सकते हैं कि सर्जरीज में जटिल सर्जरीज लेकिन आज भी जहां हो रही है वहां वो सर्जन्स बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के साथ नहीं करते हैं। अब ट्रेंड में काफी कमी आई है, और पहले के ट्रेंड से अभी के ट्रेंड में, पहले ऐसा जाना जाता था कि सर्जरी के दौरान सर्जन्स ही एनेस्थीसिया कभी कभी दे देते थे, लेकिन अब ये अमूमन जो मैं 10 साल से मैं ये देख रहा हूं कि अब ये प्रैक्टिस काफी कम हुई है। जो भी एक अच्छे सर्जन है वो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बिना साथ रखे ऑपरेशन नहीं करते हैं। आज भी गांव में सर ग्रामीण चिकित्सक जो है वो एक बड़े बड़े काम करते रहे, बड़े बड़े ऑपरेशन करते रहे, जबकि उनका राइट ही है कि सिर्फ फर्स्ट एड का काम करके। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगा इस मामले में कि यहाँ पे सरकार को थोड़ी और स्ट्रांगली यहाँ पे सरकार को देखना चाहिए कि जो भी क्वैकरी है, जो भी क्वैक प्रैक्टिसेस है, और जो भी ऐसा अपने आप को बता रहे हैं कि वो डॉक्टर है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। आजकल के आज के में सोशल मीडिया का इतना जमाना है, और इसमें जितने भी हमारे जो भी दर्शक जो देख रहे हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता है कि एक डिग्री धारक डॉक्टर है, एक नॉन डिग्री धारक डॉक्टर को कैसे डिफरेंशिएट करें और कैसे पता लगाएं। आपको मैं बता दूं कि भले कम पैसे में इलाज करा के लोग सिजेरियन और लोग बच्चेदानी का सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी मरीज गंभीर स्थिति में पहुंचते हैं, उससे उनके पूरे परिवार, पूरा मरीज कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से उन लोग की हालत हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि एक ट्रेंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वहां नहीं था, एक ट्रेंड सर्जन्स तो थे लेकिन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं थे, तो मरीज की गंभीर स्थिति को पता वो नहीं लगा पाए और अचानक उनकी मौत हो गई। उन परिवारों को, उन पेशेंट को और उन डॉक्टर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह का वर्क करते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप सुदूर गांव में अगर आप सेवा दे रहे हैं, तो मेरा ये बोलना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने काम को सिर्फ फर्स्ट एड तक सीमित रखें। उनको एक प्राइमरी उपचार कर दें, अगर कट गया है तो वहां पर ड्रेसिंग कर दें, वहां टिटनस की दवाई दे दें, लेकिन अगर लगता है कि घाव काफी गंभीर है, उसमें एक बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, उसमें आर्टरी या वेन का इन्वॉल्वमेंट है या बहुत ज्यादा खून का रिसाव हो रहा है, तो उसको जितना से जल्दी स्टेबलाइज करके आप किसी भी अच्छे अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या आप जो रेफरल हॉस्पिटल है वहां भेज सकते हैं, लेकिन उसके आगे वहां इलाज करने की जरूरत ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो पढ़े लिखे उतने हैं नहीं, और उसके कारण वो मरीज की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमको वही लगता है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव, उनके पास एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन नहीं है, एक ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल देखने की मशीन नहीं है, एक रेस्पिरेटरी रेट कैसे बढ़ता है घटता है उसको देखने के लिए एक मशीन नहीं है, तो वो संभव नहीं है वो इलाज कराना। और मैं तो यही बोलूंगा कि जितने भी हमारे जो गांव देहात में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मेरा यही संदेश होगा कि आप प्लीज, अगर वैसा लगता है तो आप, हमको मालूम है ये बोलना मेरे लिए बहुत आसान है और आप लोग के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि आप लोग जिस जगह पे अभी आज होंगे और आपको अगर कोई बीमारी होती है तो वहां से आपको एम्स जैसे संस्थान में पहुंचना कितना मुश्किल है। इसलिए सरकार शायद यहां तक पहुंचने से पहले 4-5 लेवल्स पे और काम कर रही है। जैसे आपका प्राइमरी इलाज प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हो सकता है, अगर वहां से इलाज नहीं प्रॉपर ढंग से हो रहा तो वहां से रेफरल होके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अब तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी पोस्ट ग्रेजुएशन और डीएनबी की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में हेल्थ सेक्टर का और बदलाव होगा और सरकार काफी हद तक
सुदूर गांव में जो क्षेत्रों में जो लोग हैं जो ऑपरेशन के लिए